तो मैं साइड बाय साइड एक टेबल भी ले रहा हूँ, जिस टेबल्स में मैं कॉलम्स को ऐड कर रहा हूँ, सेम कॉलम्स। एक से मैं ले रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, एंड सेकंड से कस्टमर से ले रहा हूँ मैं फुल नेम। लेट मी चेक द, यहाँ पे भी एक ही ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है मेरे को। लेट्स कंसिडर मोर अबाउट इट। से मैं कंट्री को लेता हूँ यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ कस्टमर लेट्स से कंट्री। सो कंट्री वाइज मैं ऑर्डर क्वांटिटी को एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी ये क्या शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ आवर मॉडलिंग, हमने मॉडलिंग में जो टेरिटरी का जो कॉलम है, इस टेरिटरी कॉलम की रिलेशनशिप्स इस ट्रांजैक्शन टेबल के साथ की हुई है। सो हमने एक जो फील्ड है ये टेरिटरी के कॉलम से उठाई है, इस टेबल से उठाई है, एंड जो सेकंड कॉलम है हमने सेल्स फैक्ट के टेबल से उठाया है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो यहाँ की कंट्रीज है, कंट्रीज इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर का जो इस टेरिटरी का की है उस की को फिल्टर आउट कर रहा है, एंड बेस्ड अपॉन दैट फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। सो इस वे से हम विजुअलाइजेशन बनाते हैं, एंड उस विजुअलाइजेशन को हम यहाँ पे इस कैनवास पे, इसे हम जो व्हाइट स्क्रीन है इसको हम कैनवास बोलेंगे, इस कैनवास के हम उसको प्लेस करते हैं। बाकी सभी तो ऑनलाइन ही करता हूँ। ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गए। नाउ लेट्स से दिस सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे जब मैं इस सेल्स फैक्ट से मैंने इस न्यूमेरिक कॉलम, अगर कॉलम न्यूमेरिक है आपका तो यहाँ पे देखो एक एक ऐसे समेशन जैसा एक सिंबल आएगा, राइट, जो रिप्रेजेंट करता है आपको कि दिस पर्टिकुलर कॉलम्स हैविंग वैल्यूज और नंबर्स, राइट। तो अगर ऐसे कॉलम्स रहेंगे न्यूमेरिक कॉलम्स तो बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर रहेगा वो सम रहेगा। अगर इस वाई एक्सिस में वो न्यूमेरिक कॉलम में डालता हूँ तो यहाँ पे उसका बिहेवियर वो सम कर देगा उस जो भी नंबर्स वहाँ पे है उसको। बट मैं अगर एवरेज लेना चाहता हूँ तो मैं एवरेज ले सकता हूँ। सो वो एवरेज देगा, ऑस्ट्रेलिया का एवरेज कितना है इसका, राइट। सो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका सम है, तो मैं उसको एक सम ही रख रहा हूँ। नाउ लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर मेजर का या इस पर्टिकुलर फील्ड का सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, इसका रेफरेंस किसी और मेजर में लेना है या और कैलकुलेशन में लेना हो, तो मुझे मैं कॉलम को डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकता उस केस में, तो मुझे कैलकुलेशन बनाना पड़ता है उसके लिए। सो इस केस में डैक्स पिक्चर में आता है कि डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये डैक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ये जो कैलकुलेशन है ऐसे ना बना के डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे पुट करके, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं उसका एक मेजर बनाते हैं। तो मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स, ये दो टर्म्स डैक्स में आती है, जिसको हम डैक्स की जो क्यूरीज है उसको परफॉर्म करके हमारे जो एग्जिस्टिंग टेबल्स में, अगर उस टेबल्स में हमें कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं तो वी यूज कैलकुलेटेड कॉलम्स यूजिंग डैक्स। अगर कोई कैलकुलेशन बनाना है तो हम मेजर्स बनाते हैं, राइट। सो लेट्स मी परफॉर्म वन मेजर, लेट्स से दिस सेल्स फैक्ट टेबल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास न्यू मेजर करके एक ऑप्शन आ रहा है। सो वन है कलेक्ट ऑन दिस न्यू मेजर, एक फॉर्मूला बार जैसा एक विंडो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। जैसे मैं एक्सेल में अगर मुझे एक न्यूमेरिक कॉलम है मेरे पास, तो मैं उसको अगर मुझे सम करना रहेगा, सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, हम सम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। सम और जितनी सेल्स रहेंगी उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम वे अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम की समेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ डैक्स, तो सबसे पहले मुझे उस मेजर को एक नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं उसको नाम दे रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे मैंने उसको एक नाम दे दिया, इज इक्वल टू फंक्शन आता है सम।
जैसे मैंने यहाँ पे सम टाइप किया, एक फॉर्मूला बार मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ कि सम रिलेटेड इतने फंक्शंस अवेलेबल है, आपको कौन सा यूज करना है। सो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, जो आपको गाइड करती है व्हेन यू राइटिंग अ टैक्स। जैसे मैं मुझे सम करनी है, तो सम में फर्स्ट सम को सेलेक्ट करते ही वो मुझे देगा कि सम के अंदर ये जो सम का फंक्शन है उसके अंदर मुझे कॉलम का नाम पास करना होता है, और जितने आपके पास कॉलम्स अवेलेबल है न्यूमेरिक वाले या वट एवर कॉलम्स अवेलेबल है, वो सारे कॉलम्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। देन यू नीड टू चूज कि आपको कौन से कॉलम का समीशन करना है। जैसे मुझे सेल्स फैक्ट के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम लेना है, सो आई कैन अदर वे आई कैन टाइप ऑर्डर ओवर हियर सिंपली। सो ऑर्डर रिलेटेड जितने फिल्टर हो जाएंगे कॉलम्स, और सामने मेरे आ जाएंगे सेल्स फैक्ट के अंदर के ऑर्डर के कॉलम। सो मुझे लेनी है ऑर्डर की क्वांटिटी, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, कंप्लीट द ब्रैकेट, दिस इज माय फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ, देखो एक कैलकुलेटर जैसा सिंबल बना है यहाँ पे। सर So, आवाज ये अटकतोय. सगळ्यांसाठी अटकतोय का आवाज? हेलो सर, हेलो आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। यस ब्रेक हो सर। रहा है। Now is it fine? Is it fine? Yes sir. Now am I audible? यस यस। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने मेजर क्रिएट किया है, उस मेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर जैसा सिंबल आया है, जो मुझे बताता है कि दिस पर्टिकुलर, ये कोई कॉलम नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। व्हेन आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर मेजर, उस मेजर में कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे मुझे ओपन हो जाएगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला उसमें डाला हुआ है उस मेजर में। ठीक है, सो वंस my measure is created, now instead of dragging this sum of order quantity column directly into the visual, मैं इस मेजर को ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। सी मेजर भी मुझे वही वैल्यूज दे रहा है जो कॉलम्स मुझे दे रहा था सम करके, राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज डोंट यूज numeric column directly in visualizations to in order to do the sum or any kind of a calculations. Create a measure first and then use those measures in your visuals. ओके, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मेजर्स बनाने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर पे कुछ फिल्टर लगाना पड़े। जैसे यहाँ पे मैंने ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपली कॉलम लिया था, एंड मुझे बस अभी कैलकुलेट करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए सेल कैलकुलेट करना है या कनाडा के लिए सेल कैलकुलेट करना है, बट दिस पर्टिकुलर कॉलम्स मुझे क्या कर रहा है, सभी कंट्रीज के लिए सेल कैलकुलेट करके दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, so that's why in order to apply some filtration on your measures, we need to create the measure first for that particular numerical column and then apply other filters if you wanted to apply. ओके, फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे आगे जब हम डैक्स इन डिटेल में पढ़ेंगे तब। बस ये अंडरस्टैंड कर लो कि विजुअलाइजेशंस में हमें न्यूमेरिक कॉलम्स हम डायरेक्टली ड्रैग कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ दिस हमें उनको मेजर के फॉर्म में क्रिएट करके कैलकुलेशन बना के उनको यूज करना है विजुअल्स के अंदर। ठीक है, सो नाउ एक और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो ये आप मेजर बनाते हो, लेट्स से मैंने ये मेजर बनाया है यहाँ पे, ये मैंने रखा है इस सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर। सो ऐसे में बहुत सारे 50 30 50 जितने भी मेजर्स बनाओ, सारे मैं हर एक टेबल्स के अंदर रख रहा हूँ। सो एक महीने बाद, 2 महीने बाद जब ये रिपोर्ट आप वापस ओपन करोगे, तो पर्टिकुलर कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। आपको सारे के सारे जो टेबल्स हैं उनको एक्सपांड करना पड़ेगा, सारे मेजर्स चेक करना पड़ेगी कि वो जिस मेजर में आपको एरर आ रहा है या जो मेजर आपको रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सो बेस्ट वे क्या होता है कि जितने भी कैलकुलेशन आप बनाओ उनको सब एक जगह पे रखो, एक डमी टेबल बनाओ, उस डमी टेबल्स के अंदर वो कैलकुलेशन को स्टोर करो। ठीक है, अभी कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस कस्टमर की या सेल्स फैक्ट के अंदर का मैं ये टेबल ले रहा हूँ, सेल्स फैक्ट।
इसके अंदर की ये जो कॉलम्स है कस्टमर की, ऑर्डर डेट, ऑर्डर लाइन आइटम या ऑर्डर नंबर वटेवर, तो इस पर्टिकुलर कॉलम की आइडेंटिटी क्या है? मैं अगर इस कॉलम की आइडेंटिटी पूछूं तो हम ये बता सकते हैं ना कि दिस पर्टिकुलर कस्टमर की बिलोंग्स टू सेल्स फैक्ट टेबल। ये उसकी आइडेंटिटी हुई, उस कॉलम की आइडेंटिटी कि वो सेल्स फैक्ट टेबल का एक कॉलम है। बट ये जो मेजर है, ये मेजर इस टेबल का पार्ट नहीं है। कैसे? लेट्स से यहाँ पे देखो, ये अगर मेजर मैंने देखा, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस मेजर में 3 पार्ट है बेसिकली। दिस इज फर्स्ट इज माय मेजर का नाम, देन इक्वल टू साइन, देन माय फंक्शन, एंड इनसाइड द फंक्शंस मैं कौन से पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर्स के पार्ट कितने हैं? फर्स्ट इज माय नेम, इक्वल टू साइन, फंक्शंस एंड पैरामीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैंने सेल्स फैक्ट के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम का यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है, लेकिन ये कॉलम सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे आया हुआ है क्या? नहीं, राइट। यहाँ पे कैसे आया? वो सेल्स फैक्ट देन ब्रैकेट ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब कॉलम जो है वो कॉलम ऑलवेज कम विथ टेबल नेम फर्स्ट एंड देन उस कॉलम का नाम। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है, ठीक है। सो कॉलम जब भी हम रेफर करते हैं मेजर्स के अंदर या डैक्स के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर, वो ऑलवेज कम विथ टेबल का नाम। टेबल का नाम फर्स्ट रहेगा, देन उस कॉलम का नाम रहेगा जो आप जिस टेबल से रेफर कर रहे हो। लेकिन मेजर जो है वो मेजर इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, उसके आगे पीछे किसी टेबल का नाम नहीं रहता। अगर लेट्स से let me create one more measure in order to explain this. मैं एक नया मेजर क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से डमी, और यहाँ पे मैं अगर टोटल ऑर्डर ऐसे भी जैसे टोटल टाइप करूँ तो देखो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यहाँ पे मुझे शो कर रहा है इन ऑर्डर टू यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशन। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो देखो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सिंपली जो मैंने उसको नाम दिया था उस नाम से मुझे यहाँ पे शोकेस कर रहा है। इसके पीछे आगे कोई नाम नहीं, भले मैंने उसको सेल्स फैक्ट के टेबल में रखा है बट फिर भी यहाँ पे कहीं टेबल का नाम मेंशन नहीं है, राइट। सो दिस मेजर एक्ट एज इंडिपेंडेंट, ये किसी टेबल के अंदर पार्ट नहीं होते किसी टेबल का। हमने बस उस टेबल के अंदर की ऑर्डर क्वांटिटी का रेफरेंस लिया हुआ है, बट दिस कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट। ये किसी टेबल के अंदर, लेट्स से दिस सेल्स फैक्ट टेबल, और इस ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने किसी ऑल टेबल के अंदर शिफ्ट कर दिया तो तो वो चला जाएगा उस टेबल के अंदर। बट इस कॉलम को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किसी टेबल्स के अंदर, जैसे कि ये सेल्स फैक्ट के अंदर का कस्टमर की है और मुझे उसको शिफ्ट करना है इस रिटर्न के अंदर, रिटर्न टेबल के अंदर, हम वो नहीं कर सकते, राइट। वो पर्टिकुलर कॉलम उसी टेबल के अंदर है, उसको दूसरे कॉलम दूसरे टेबल में शिफ्ट नहीं कर सकते हम। बट ये मेजर को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मैंने इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ये होम टेबल दिख रहा है आपको, सेल्स फैक्ट। मैंने इस होम टेबल को चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने कैलेंडर। तो क्या हो जाएगा? सेल्स फैक्ट के अंदर जो मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर बनाया था वो मेजर चला जाएगा कैलेंडर के अंदर। Sir, your voice is not audible. Now is it audible now? Yes, Yes. sir. Yes. ओके। सो मैं ये कह रहा था कि मैंने इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा मेजर है, इस मेजर का होम टेबल जो है जहाँ पे मैंने उसको स्टोर किया था, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं सेल्स फैक्ट से उस ऑर्डर क्वांटिटी को कैलेंडर में लेके आया। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेजर्स जो होते हैं वो किसी टेबल में स्टोर करने के लिए नहीं होते या किसी टेबल के अंदर ही बस सीमित नहीं रहते वो। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेट्स से हम एक डमी टेबल बनाते हैं। सो यूजिंग इंटर डेटा फ्रिक्शन, हमने एक इंटर डेटा करके देखा, राइट, कि डमी टेबल्स बनाना हो हमें
तो हम एक यूज करते हैं इंटर डेटा इंसर्ट यस इंटर डेटा। सो मैं इंटर डेटा पे क्लिक करूंगा। सो एक जस्ट पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा कि क्रिएट टेबल करने के लिए। मैं इस टेबल को नाम दे रहा हूँ लेट्स से कैलकुलेशन। सिंपली बस कैलकुलेशन नाम दे रहा हूँ एंड आई लोड दिस टेबल इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, सो वो टेबल यहाँ पे बन जाएगा दिस क्रिएटेड। ये कैलकुलेशन का बना राइट। इसके अगर मैंने देखा तो यहाँ पे कॉलम 1 करके है जिसमें कुछ डेटा नहीं है। इवन इन द डेटा फील्ड इफ आई सेलेक्ट दिस टेबल कैलकुलेशन, उसमें बस कॉलम 1 है, उसमें कुछ डेटा नहीं है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को अगेन सेलेक्ट करके इसका जो होम टेबल था इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन में डाल सकता हूँ इसको। सो जैसे जैसे मैं मेजर्स बनाते जाऊंगा मैं उसका होम टेबल चेंज करता जाऊंगा, या मैं डायरेक्टली इस कैलकुलेशंस के 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसी टेबल्स के अंदर मेजर बना सकता हूँ, ताकि फर्दर जो भी मेजर बनेंगे वो एक ही जगह रहेंगे सारे मेजर्स आपके। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करोगे फाइल्स को तो आपको मेजर्स को फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा कि कैलकुलेशन आपने एक सेपरेट रखा हुआ है इंस्टेड ऑफ कीप दिस कैलकुलेशन इन डायमेंशन टेबल एंड ट्रांजैक्शन टेबल। अंडरस्टैंड? ये क्लियर है कि हम एक डमी टेबल्स बना के उसमें मेजर्स को कैसे स्टोर करते हैं। ये सभी को क्लियर है? Fine. Yes, sir. Okay. So next part is, let's say I'll just remove this sum of order quantity columns over here and just keep total order quantity measure. Now onwards we only use this total order quantity measures for further analysis. ठीक है? So instead of this sum of order quantity, I use total order quantity in y-axis. So let's understand the concept of calculated measures and calculated columns and measures कि वो क्या होते हैं. So let's say I am in this particular table section and if I select this sales fact table, एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी है, बराबर. नाउ मुझे अगर लेट मी ओपन एक्सेल आल्सो टू टेल, मेरे एक टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी है एंड मेरे पास लेट से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस भी है. ठीक है, मेरे पास प्राइस भी है एंड मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी भी है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स, अगर मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है या रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. जैसे आई एम हैविंग क्वांटिटी एंड प्राइस. जैसे क्वांटिटी इसका 2 है, जैसे प्रोडक्ट नेम, ऐसे 3 कॉलम मेरे पास है. फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट ए है, उसकी क्वांटिटी 2 है एंड उसका प्राइस है 10. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेवेन्यू मुझे क्या करना पड़ेगा. क्वांटिटी इनटू प्राइस. यस, क्वांटिटी इनटू प्राइस करना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली मुझे रेवेन्यू मिलेगा. सो मैंने क्या किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 किया. ठीक है, ये क्लियर है सबको. नाउ इन पावर बीआई लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है ऑलरेडी, बट यहाँ पे मेरे पास प्राइस का कॉलम नहीं है. प्राइस का कॉलम कहाँ पे है, इस प्रोडक्ट के टेबल में प्राइस का कॉलम है, इसी प्रोडक्ट प्राइस. तो मेरे दोनों कॉलम्स अलग अलग जगह पे हैं. एक जगह पे क्वांटिटी है, दूसरी जगह पे प्राइस है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से इसकी अगर मैंने रिलेशनशिप देखी तो प्रोडक्ट जो है 1 to many रिलेशन के साथ सेल्स फैक्ट ट्रांजैक्शन टेबल से कनेक्टेड है. सो अगर ऐसा सिनारियो रहेगा आपका तो आप क्या कर सकते हो, रिलेटेड फंक्शन यूज करके
इस डायमेंशन टेबल के अंदर का प्रोडक्ट का जो प्राइस का कॉलम है उसका रेफरेंस लेके एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ट्रांजैक्शन टेबल में। ये प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम इधर ही रहेगा इस प्रोडक्ट टेबल में, बट उसी रेफरेंस से लेके, रेफरेंस मतलब क्या कि जिस की के बेसिस पे आपने कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स से प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट ए है और उसकी प्राइस 10 है और उसका की लेट्स से 1 है। आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है? उस 1 को कनेक्ट किया हुआ है ट्रांजैक्शन टेबल के 1 के साथ, करेक्ट, क्योंकि दोनों जगह पे प्रोडक्ट का की है। तो इस सेल्स फैक्ट टेबल में जितने बार भी उस प्रोडक्ट 1 को यूज किया होगा किसी भी ऑर्डर्स के अंदर, उन सभी के लिए वो प्रोडक्ट प्राइस क्या दिखाएगा? 10 दिखाएगा, क्योंकि आप रेफरेंस ले रहे हो इस प्रोडक्ट के डायमेंशन टेबल में जो कॉलम है प्राइस का उसका। सो कैसे? लेट्स से यहाँ पे इस सेल्स फैक्ट टेबल्स के अंदर मैं एक न्यू कॉलम बनाता हूँ। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, अभी तक हमने जितने भी कॉलम्स बनाए हैं ये हमने पावर क्यूरी में बनाए हैं, राइट? तो अभी हम जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर यूजिंग डेक्स, ठीक है। जब आप कोई कॉलम बनाते हो यूजिंग डेक्स तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स, और जो कैलकुलेशंस बनाते हो आप उसको बोलते हैं हम मेजर्स। आपको हमेशा एग्जाम या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। उस टाइम पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू यही एग्जाम एक्सप्लेन करना है आपको, कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है कि मेजर क्या होता है एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजर। मेजर को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो एक कैलकुलेशन है, आप फंक्शन यूज करके कैलकुलेशंस बनाते हो। नाउ हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है। तो अगर मुझे कोई एक कॉलम बनाना है इस टेबल के अंदर, सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर, इसलिए मैं यूज करूंगा न्यू कॉलम फंक्शन। या आप सेल्स फैक्ट टेबल को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से भी न्यू कॉलम ले सकते हो, बोथ ऑप्शन सेम है। तो मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा। लेट्स से फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू, मैं रिलेटेड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रिलेटेड। जैसे मैं रिलेट टाइप करूंगा तो उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सामने आ जाएंगे यूजिंग इंटेलिजेंस। मैं रिलेटेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन इट विल बी आस्क मी कॉलम नेम, आप कौन सा कॉलम लेना चाहते हो रेफरेंस के लिए। अभी ये सारे जो टेबल है जैसे कैलेंडर, कस्टमर, राइट, ये सारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट, और इसके सामने टेबल्स के नाम है। तो ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी, देन प्रोडक्ट, ये टेरिटरी, ये सारे के सारे टेबल्स 1 टू मेनी रिलेशन के साथ कनेक्टेड है ट्रांजैक्शन टेबल के साथ। इसीलिए सारे के सारे जो जितने भी 1 टू मेनी रिलेशन के साथ कनेक्टेड है उतने कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें चाहिए प्रोडक्ट टेबल के अंदर का प्राइस। जैसे मैं प्रोडक्ट टाइप करूंगा तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर के सारे कॉलम्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे। लेट्स सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट प्राइस। इफ आई एंटर, यू सी प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम क्रिएट हो गया, लेकिन वैल्यूज रिपीटेटिव है। वैल्यूज रिपीटेटिव क्यों है? लेट्स से मैंने इस प्रोडक्ट टेबल पे एक फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 214, उसके रिकॉर्ड कितने दिख रहे हैं मुझे? बहुत सारे रिकॉर्ड्स, राइट। और सभी रिकॉर्ड्स के लिए प्राइस दिख रहा है क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी प्राइस सेम है। अगर कंपेयर करना है हमें, देन वी गो टू द प्रोडक्ट टेबल। इस प्रोडक्ट टेबल में लेट्स से मैंने फिल्टर किया प्रोडक्ट 214, अगेन इन प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे एक सिंगल रो मिलेगा एंड इसका अगर मैं प्राइस का वैल्यू चेक करूँ वो क्या रहेगा? 34.99। जो ट्रांजैक्शन टेबल के सारे जितने भी मेरे प्रोडक्ट है 214, उनके सामने वो वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आया हमने ये कॉलम कैसे बनाया यूजिंग रिलेटेड फंक्शन? सबको अंडरस्टैंड हुआ ये? बताओ ये समझ में आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं सर। नहीं सर समझ थोड़ा सा में? ओके, थोड़ा सो फर्स्ट अंडरस्टैंड करो ये एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कि मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है
मेरे पास क्वांटिटी है एंड प्राइस है। अगर मुझे ए प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करना पड़ेगा, तभी मैं 20 यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है वो निकाल पाऊंगा उसका रेवेन्यू, प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू कितना है। तो इस केस में दोनों जो कॉलम्स है क्वांटिटी एंड प्राइस वो एक ही टेबल में है। लेकिन हमारे केस में क्या है, अगर मैं ट्रांजैक्शन टेबल की बात करूं तो इस टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे प्राइस का कॉलम नहीं है। ये प्राइस का कॉलम कहाँ पे है, प्रोडक्ट के टेबल में है, क्योंकि प्रोडक्ट का टेबल जो डायमेंशन टेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रखता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशंस मुझे दोनों जो कॉलम्स है वो कॉलम्स एक ही टेबल में चाहिए। अभी के लिए ऐसे ऐसे कंसिडर करो कि हमें वो दोनों कॉलम एक ही टेबल पे चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसके लिए पावर बीआई में मेरे डायमेंशन टेबल्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल, डायमेंशन टेबल कौन से है, कस्टमर, टेरिटरी, प्रोडक्ट, देन दिस कैलेंडर, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये मेरे डायमेंशन टेबल जो मेरे इस ट्रांजैक्शन टेबल को 1 to many रिलेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर मुझे कोई कॉलम डायमेंशन टेबल से लेके आना है ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो 1 to many से कनेक्टेड हो, इन शॉर्ट वन साइड से कॉलम लेना है उसको लेके जाना है मेनी साइड के अंदर, देन वी ऑलवेज यूज रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, रिलेटेड फंक्शंस जो है वो क्या एक्सेप्ट करता है, कॉलम्स का नाम एक्सेप्ट करता है। कौन से कॉलम दिखाएगा वो, जो वन साइड के कॉलम है, क्योंकि आप इस वन साइड से कॉलम को लेके जाने वाले डायमेंशन का जो टेबल है उसके अंदर के, मुझे प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम चाहिए, सो रिलेटेड के अंदर मैं पुट करूंगा प्रोडक्ट प्राइस। जैसे मैं ये इसको एंटर करूंगा तो एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सेल्स फैक्ट के अंदर, क्योंकि हम एक नया कॉलम ही क्रिएट कर रहे थे। इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस, जैसे मैं न्यू कॉलम पे सेलेक्ट करूंगा, कॉलम की जगह पे मैं उसको कुछ नाम दूंगा जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस 1, आप सेम नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं फंक्शन को टाइप करूंगा रिलेटेड। रिलेटेड फंक्शन क्या करता है, डायमेंशन टेबल्स के अंदर के कॉलम्स को ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर में लेके जाता है। बस रेफरेंस के तौर पर वहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है प्रोडक्ट प्राइस का वो उसी जगह पे रहता है, वो मूव नहीं होता। मतलब एक जो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहां से उठ के वो उस टेबल में जाता होगा ट्रांजैक्शन टेबल पे, वैसे नहीं होता। प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम रहेगा, बस उसकी एक रिप्लिका बन जाएगी ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड फंक्शन। जैसे मैं रिलेटेड को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो रिलेटेड इन ब्रैकेट क्या है, कॉलम का नाम, एंड इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आता है कि रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। हमें प्रोडक्ट का प्राइस का कॉलम चाहिए ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर, तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस जो कॉलम मुझे चाहिए वो कॉलम का नाम यहाँ पे डालूंगा। वंस आई क्लोज पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर, नया कॉलम बनेगा प्रोडक्ट प्राइस एंड एसोसिएटेड जिस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एसोसिएटेड जो प्राइस रहेगी वो मुझे यहाँ पे सामने मिलेगी। अभी क्लियर है? Yes. ठीक है, नाउ इफ वी हैव बोथ द कॉलम्स, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम भी अपने पास है एंड ऑर्डर क्वांटिटी का भी अपने पास है, हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना डायरेक्टली। 34.99 इंटू 1 इज इक्वल टू जो आएगा वो रेवेन्यू आएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? एंड देन उस पर्टिकुलर जो हर एक रो वाइज जो वैल्यू हमें मिलेगी उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले सिंपलर वे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी गो फॉर शॉर्टकट्स कि इसको शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम लेके आया, ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना है तो अगेन आई राइट क्लिक ऑन दिस एंड डिलीट इट। ठीक है, नाउ मुझे अभी एक अनदर कॉलम चाहिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल में जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे। जैसे पावर क्यूरी में हमने दो कॉलम्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या एक कॉलम्स को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए कस्टम कॉलम का एक ऑप्शन लिया था पावर क्यूरी में, वैसे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर मुझे इस ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है इस प्रोडक्ट प्राइस से। सो
व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली एक कैलकुलेशन बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा कि ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, सो मैं अगेन आई चूज न्यू कॉलम, मैं एक नया कॉलम ले रहा हूँ इस ट्रांजेक्शन टेबल में, इसको नाम देता हूँ रेवेन्यू, विच इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस। दिस ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम, मैं कॉलम का रेफरेंस ले रहा हूँ ना कि मेजर का। कॉलम का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस कॉलम में, ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम में हर एक रो में अलग अलग वैल्यू हो सकती है ना, बराबर। तो मैं रो लेवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि इस रो को मैंने कंसिडर किया तो इस वन को मल्टीप्लाई बाय दिस 34.9, अगेन नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय दिस 34.9। ऐसे कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे दोनों जो कॉलम्स है जिनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, उन दो कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रहा हूँ। सेकेंड कॉलम इज आवर प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस कहाँ से, सेल्स फैक्ट के अंदर का प्रोडक्ट प्राइस। I'll just simply hit enter. Let me clear all filters. Now you can see, let's say जहाँ पे 1 है वहाँ पे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, बट अगर कहीं पे अगर वैल्यू बड़ी है, let's say मैं यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी 2, तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 8.64, ये कितना हुआ 17.28। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो रेवेन्यू का कॉलम हमारे पास बन गया। अभी इस कॉलम को मुझे अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है, सारे प्रोडक्ट्स का या सारे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स है या टेरिटरी, सबका रेवेन्यू मतलब क्या होगा, इस रेवेन्यू का कॉलम का समेशन होगा। सो मैं अगर एक मेजर बनाऊंगा, जो मेजर मुझे क्या करेगा, इस कॉलम का समेशन करके देगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? सो मैं कैलकुलेशंस का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू मेजर, मैं अभी कोई कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग मेरा रेवेन्यू का कॉलम बना है उसका सम निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ इसको टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम, किस कॉलम का सम, सेल्स फैक्ट के अंदर के रेवेन्यू का कॉलम जो नया बनाया हमने। I'll hit enter. And if I use this total revenue over here, वो मुझे क्या बताएगा, अभी कंट्री वाइज टोटल रेवेन्यू बताएगा। और if I use this total revenue, simply I'll just drag this total revenue on screen, ये मुझे एक सिंगल वैल्यू देगा 494, ये वाली 494,957 टोटल रेवेन्यू, जो क्या है, इस टोटल रेवेन्यू के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन या समेशन है, इसका समेशन है। हर एक रो को वो सम करता हुआ लास्ट तक जाएगा, जितने भी उसके पास रिकॉर्ड्स है सारे रिकॉर्ड्स का कॉमनली सम करके आपको वो दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? टोटल रेवेन्यू तक हम कैसे पहुंचे? फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम था, हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्रोडक्ट प्राइस भी उस टेबल में चाहिए हमें टू डू द मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए हमने रिलेटेड फंक्शन यूज करके क्या किया, प्रोडक्ट टेबल के अंदर का प्राइस का कॉलम हम लेके आए सेल्स फैक्ट के अंदर, ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर। अभी हमारे पास दोनों कॉलम उस टेबल में अवेलेबल है। थर्ड टास्क की हम एक और कॉलम बनाए जो इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करे रो वाइज। तो हमने और एक कॉलम बनाया रेवेन्यू का, जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस इनका मल्टीप्लिकेशन वो रो वाइज हमें दिखाएगा। वंस इट इज डन, हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू का कॉलम बना है उसका थ्रू आउट सम लेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। 494 समथिंग जो आया हमारा 494.96 की, ये टोटल रेवेन्यू है। नाउ यू कैन यूज दिस टोटल रेवेन्यू टू कंपेयर, लेट्स से दिस टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे, लेट्स से मैंने कोई और एक चार्ट लिया और इस चार्ट में इस टाइम पे मैंने डाला लेट्स से कस्टमर के अंदर से फुल नेम एंड कैलकुलेशन के अंदर का टोटल रेवेन्यू। Okay, so this
क्योंकि कस्टमर्स की क्वांटिटी 1 ही है। सो यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे वे से हम इस मेजर्स को यूज करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर टू शोकेस द एनालिसिस कि टोटल रेवेन्यू का ट्रेंड मुझे दिखाना है। लेट्स से टोटल रेवेन्यू मुझे कंट्री वाइज शो करने हैं या टोटल रेवेन्यू मुझे ईयर वाइज शो करने हैं। सो हाउ कैन वी डू दिस? सो लेट्स से दिस चार्ट इंस्टेड ऑफ दिस फुल नेम मैं क्या कर सकता हूँ, कैलेंडर के टेबल के अंदर का ईयर ले सकता हूँ यहाँ पे, राइट? 2016 ठीक है। सो 2015 को कितना सेल था, 16 को कितना था एंड 17 को था। आप अगर किसी एक चार्ट पे अगर होवर करते हो तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको देगा। ये जो पॉपअप होके आ रहा है इसको हम बोलते हैं टूल टिप, टूल टिप बोलते हैं इसको, राइट? कि किसी भी पॉइंट्स के ऊपर होवर करते हो तो उस पॉइंट के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है। दिस इज नथिंग बट अ टूल टिप। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट किया तो सी ये बाकी के जो चार्ट्स है ना ये अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट्स किया तो ये टेबल भी यूनाइटेड स्टेट दिखाएगा और ये 15, 16, 17 तीनों में भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही डेटा दिखाएगा। ठीक है। सो ये पावर बीआई में क्या होता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू उस पॉइंट आपका थ्रू आउट रिपोर्ट जो होता है वो फिल्टर हो जाता है और आपको उतना ही रिजल्ट शो करता है। यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने कैसे बनाया? ने कितने कैलकुलेटेड कॉलम बनाए? दिस प्रोडक्ट प्राइस का एक बनाया, रेवेन्यू का एक बनाया, 2 कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए यहाँ पे, राइट? So let's say understand from this document which I'm having regarding the DAX. सो डिफरेंस क्या है दोनों में कि कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होता है, फर्स्टली अंडरस्टैंड कैलकुलेटेड कॉलम्स रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू पर रो। ऑब्जर्व करो कि हमने जो कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाया था हर एक रो में उसकी एक वैल्यू आई थी। जैसे टोटल रेवेन्यू का, लेट मी क्लियर फ्रॉम ओवर हियर कि हमने जो ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम बनाया तो हर एक रो जो है वो हर एक रो एक वैल्यू इंडिकेट करता है, क्योंकि एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर टेबल आपने टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसी सारे के सारे वैल्यूज का सम लिया हुआ है। मतलब सभी वैल्यूज आपने कंसिडरेशन में ली हुई है। ये 17.28 भले आपको रिपीटेटिव दिख रहा है लेकिन आपने सभी 17.28 को कंबाइन किया हुआ है, सम किया हुआ है, क्योंकि हर एक रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कोई रो को स्किप नहीं किया हुआ। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं वो हर एक रो में एक सेपरेट वैल्यू शो करते हैं आपको। ओके। कंप्यूटेड एट टाइम ऑफ क्रिएशन एंड रिफ्रेश, इसका मतलब होता है कि जब आप इनको बनाते हो ये उसी टाइम पे एक्चुअल डेटा के हिसाब से आपको वैल्यू शो करते हैं। जो भी डेटा आपके पास रहेगा, जो जैसे कि हमने ये रेवेन्यू का कॉलम बनाया बेस अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस, तो जो वैल्यूज मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी में एंड प्रोडक्ट प्राइस में रहेगी अकॉर्डिंगली ये वैल्यू मुझे शो करता रहेगा। और जब इसमें अगर आपका कोई नया डेटा ऐड होता जाएगा तो ये कॉलम भी क्या करेंगे, उस नए डेटा के हिसाब से अपने आप में वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देंगे। तो नया डेटा भी ऐड होने दो या पुराना डेटा हो, तो जब भी नया डेटा आ जाएगा रियल टाइम जब रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देगा वो। और एग्जिस्टिंग डेटा में भी जैसा डेटा है उस हिसाब से आपको वैल्यूज कैलकुलेशन देगा। सो रियल टाइम भी आपको जो बोला है यहाँ पे कंप्यूटेड एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन एंड रिफ्रेश, जब आप उसको क्रिएट करते हो उस टाइम पे वो आपको वैल्यू शो करता है बेस्ड अपॉन योर एग्जिस्टिंग डेटा एंड इवन आफ्टर रिफ्रेश एडिशन ऑफ न्यू डेटा, उस न्यू डेटा के हिसाब से वो नए कॉलम्स में वैल्यू आपको बना के देता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट्स आर मटेरियलाइज एंड स्टोर विद द टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखते हैं। यहाँ पे नेकेड आइज से आप देख सकते हो कि हाँ दिस पर्टिकुलर रो में क्या वैल्यू है, इस सेकंड रो में क्या वैल्यू, थर्ड रो में क्या वैल्यू, आप नेकेड आइज से ये रिजल्ट देख सकते हो कैलकुलेटेड कॉलम्स में जो जनरेट होते हैं।
क्योंकि वो टेबल्स के फॉर्म में दिखते हैं, राइट। ये रेवेन्यू का कॉलम क्रिएट हुआ, तो ये जो कॉलम है ये आप देख सकते हो, इसका हर एक वैल्यू आप चेक कर सकते हो। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि रिजल्ट्स आर मटेरियलाइज एंड स्टोर विद द टेबल्स अटैच टू अ स्पेसिफिक टेबल। जैसे कोई कॉलम होता है, मैंने बोला कि जैसे सेल्स फैक्ट के अंदर कस्टमर की है, ये जो कॉलम्स है ये उसी टेबल्स के अंदर स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि ये कस्टमर की का कॉलम सेल्स फैक्ट के अंदर का है। वैसे आप बोल सकते हो कि ये रेवेन्यू का कॉलम जो है ये सेल्स फैक्ट के अंदर का है, राइट। ये उसी टेबल के अंदर जैसे बाकी के कॉलम्स हैं वैसे ही ये कॉलम ट्रीट होता है, ठीक है। ये आपके डेटा में, जैसे कि अभी आपके पास पहले ईयर तक ही डेटा था इस टेबल के अंदर, आपने 2 कॉलम बनाए हैं इसके अंदर, तो इसने कुछ स्पेस लिए, कुछ मेमोरी ली हुई है आपकी, तो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कॉलम्स जो कैलकुलेटर कॉलम्स जो बनते हैं वो एक्चुअल आपके डेटा में स्पेस लेते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है स्पेसिफिक टेबल को अटैच होते हैं एंड वो एक्चुअली स्पेस कंटेन करते हैं आपके डेटा में। इसलिए कैलकुलेटर कॉलम्स जो होते हैं वो हमेशा नीड के हिसाब से बनाना चाहिए। हमें बना सकते हैं तो कितने भी कॉलम्स मत बनाओ, इससे क्या होगा कि आपके टेबल्स की साइज बढ़ती जाएगी। जो मॉडल आप बनाते हो ना, ये यहाँ पे आपने मल्टीपल टेबल स्टोर करके रखे हुए, तो इसका कोई एक साइज रहेगा, 50 MB, 30 MB, 80 MB, 100 MB, जो भी रहेगा साइज। जितने कॉलम्स बढ़ाओगे उतना साइज बढ़ता जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए कैलकुलेटेड कॉलम व्हेन यू रियली रिक्वायर्ड देन यू कैन क्रिएट, अदरवाइज आप डैक्स बनाओ, डैक्स से फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो हम देखेंगे कि कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इसको। Again, normally can only see the row they existing relates to the idea of row context, more on this later, okay। So basically जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हर एक रो आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू देता है कॉलम्स के अंदर, एंड ये बेसिकली रो कॉन्टेक्स्ट फॉलो करते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। बेसिकली 2 कॉन्टेक्स्ट होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड रो कॉन्टेक्स्ट। तो हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, एक्चुअल एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का। तो अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लो कि हमने क्या किया, मेजर बनाया फर्स्ट एंड देन कैलकुलेटेड कॉलम बनाया। अभी हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स का अंडरस्टैंडिंग तो कर लिया, लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर्स आल्सो, ठीक है। मेजर क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू पर डेटा मॉडल। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में मैंने जब इस मेजर को, ये वाले मेजर को स्क्रीन पे ड्रैग किया तो उसने मुझे एक वैल्यू दिया, बस एक स्केलर वैल्यू दिया। और जब मैंने उसको एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में इस टेबल में डाला तो उसने मुझे मल्टीपल वैल्यूज दी, जिस कैटेगरी के साथ मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ उसके हिसाब से। सो मेजर ऑलवेज गिव अ स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू आपको देता है ऑलवेज। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम आपको सिंगल वैल्यू देता है क्या, नहीं, आपको वो रो वाइज अलग अलग वैल्यूज देता है, बट मेजर्स आपको सिंगल वैल्यू देता है। कंप्यूटेड एट रन टाइम, जैसे कैलकुलेटेड कॉलम्स में आप देख सकते हो कि एक टेबल बना हुआ है और वहां पे वैल्यू स्टोर हो चुकी है, आप नेकेड आई से देख सकते हो उस चीज को। लेकिन मेजर का जो कैलकुलेशंस होता है, जो भी आप मेजर्स बनाते हो, वो जब तक आप उनको कैलकुलेशंस में यूज नहीं करते या विजुअलाइजेशन में उनको डालते नहीं, तब तक वो कैलकुलेट नहीं होते, वो सिर्फ एज अ फॉर्मूला ही स्टोर रहते हैं। जैसे इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने इस टोटल रेवेन्यू को लेट से यहाँ पे यूज किया हुआ है, एंड इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को लेट से मैं यहाँ से इस विजुअल से निकाल रहा हूँ, तो इस विजुअल के लिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। जब तक मैं इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को इस विजुअल में डालता नहीं तब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा। सो इट इज कैलकुलेटेड एट रन टाइम ओनली, जब आप उनको विजुअल्स में यूज करते हो तभी तभी वो कैलकुलेट होते हैं या रन होते हैं। आप लेट से आपने 100 मेजर बना के रखे हुए हैं और उसमें से सिर्फ 2 मेजर आपने विजुअलाइजेशन में यूज किए हुए, तो बाकी के जो 98 मेजर है ना, वो बस नॉमिनल कुछ केबी का स्पेस लेंगे आपके, इसका एकदम नॉमिनल, बट उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा आपके मॉडल की रिफ्रेशिंग के ऊपर या किसी के ऊपर, क्योंकि आपने उनको यूज ही नहीं किया हुआ है आपके विजुअलाइजेशन के अंदर, इसलिए वो रन ही नहीं होंगे, वो वैसे की वैसे बस स्टोर रहेंगे। Then next part is results are dynamic
based upon the filter. This is called filter context. So filter context means मैं एक पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शंस मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके देते हैं इस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मेरे सारे जो विजुअल्स होंगे वो उस विजुअल्स के अंदर जो मेजर्स यूज किए होंगे वो मेजर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के हिसाब से खुद को फिल्टर लगा के वैल्यूज कैलकुलेट करके देंगे आपको। तो ये डायनामिक हुआ, आप किसी भी पॉइंट्स को सेलेक्ट करो वो आपको कैलकुलेट करके देगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 2016 सेलेक्ट किया तो 2016 रिलेटेड जितना सेल्स रहेगा या क्वांटिटी रहेगी वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। नॉट अटैच टू एनी टेबल, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि मेजर्स जो होते हैं वो किसी टेबल से अटैच नहीं होते, आप उनको मूव कर सकते हो किसी भी टेबल्स के अंदर। इसलिए हमने कैलकुलेशन नाम का एक टेबल बनाया, डमी टेबल्स, और उसमें सारे मेजर स्टोर करके रखे हुए हैं। एंड सीज ऑल द डाटा एट वंस, इसका मतलब देखो ये मैंने अगर ये फिल्ट्रेशन निकाल दिया तो एक ही ग्लांस में बता सकता हूँ कि टोटल रेवेन्यू कितना है, 43.29 मिलियन। जो कैलकुलेटेड कॉलम्स के टर्म में आप इस रेवेन्यू को कॉलम को देख के बता सकते हो क्या कितना रेवेन्यू है? नहीं बता सकते ना, जब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं करके लोगे तब तक तो आप बता नहीं सकते, या कैलकुलेशन करके ही बताना पड़ेगा आपको। बट मेजर्स क्या करेगा आपको, अल्टीमेटली एक टोटल ग्लांस में ही बता देगा एक सिंगल स्केलर वैल्यू से कि कितना वैल्यू है उस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस का। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। अंडरस्टैंड हुआ? यस, सो गए सब ऑनलाइन स्टूडेंट? ये समझ में आया? कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Yes, sir. Hmm. नहीं, एक और कंसेप्ट लेते हैं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, देन वी विल सी। लेट मी सी द इम्प्लिसिट मेजर का कंसेप्ट लेते हैं, देन विल स्टॉप। वो एग्रीगेशन करने वो कल मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं है थोड़ा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको एक बैकएंड का पहले अंदाजा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देन कल हम जब अगर जो एक्चुअली रॉ कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं, रॉ कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कल देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें ये कॉलम्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग रॉ कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए अलग फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे हमें, जिसको हम इटरेटर फंक्शंस बोलते हैं। वो फंक्शंस यूज करके हम इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, एक ही डैक्स में एक ही मेजर के अंदर हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो हम कल देखेंगे, बट अभी बस अंडरस्टैंड कर लो कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होते हैं। लेट्स से यहाँ पे जब हमने ये विजुअल बनाया, राइट, टोटल रेवेन्यू का, ये हमने एक मेजर बनाया, एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का भी एक मेजर मेरे पास है। जैसे मैं इस रेवेन्यू का मेजर यहाँ से निकाल रहा हूँ, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को पुट कर रहा हूँ वाई एक्सिस में। सो बेसिकली ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 2015, 16 एंड 17 में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी थी। यही सेम रिजल्ट जब मैंने क्या किया था, सेल्स फैक्ट के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम मैंने पुट किया था यहाँ पे। देखो दोनों का रिजल्ट सेम ही है, एक आपने कॉलम डायरेक्टली पुट किया हुआ है, एक मेजर यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो जब आप एक डायरेक्टली न्यूमेरिक कॉलम यहाँ पे पुट करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली वो ले लेता है कि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, और आप इसका चेंज कर सकते हो एग्रीगेशन, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। तो पावर बीआई का ये इनबिल्ट बिहेवियर है, आपने उसको नहीं बोला था कि सम करने के लिए, वो खुद से सम करके दे रहा है आपको, राइट। या आपने कहीं पे कैलकुलेशन में या लॉजिक में ऐसे लिख के नहीं दिया है उसको डैक्स के थ्रू कि सम करना है आपको। उसने क्या किया, आपने न्यूमेरिक कॉलम बस ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया, उसने सम करके आपको दे दिया। सो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेजर्स। और एक्सप्लिसिट मेजर मतलब आपने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का एक प्रॉपर मेजर बनाया है,
जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम का सम ही करना है आपको। ये मेजर आपने फॉर्मूला लिखा है ना बाय हैंड, एंड देन आपने वो यूज किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ एक्सप्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मतलब पावर बीआई खुद से बनाता है, एक्सप्लिसिट मतलब आप बनाते हो एंड पावर बीआई को बोलते हो कि ये कैलकुलेशन मैंने बनाया है, इसको शो करो। तो जो मेजर हम बनाते हैं, दिस इज दोज ऑल आर एक्सप्लिसिट मेजर्स। Implicit measures, simply you drag a numeric column in a y-axis and you get a result, whatever sum मिले या एवरेज मिले जो भी। लेकिन पावर भी है वो खुद से डिसाइड करता है कि उसको क्या दिखाना है आपको, आप नहीं डिसाइड करते इस केस में, राइट। सो फर्स्ट ऊपर वाला जो रहेगा वो इम्प्लिसिट रहेगा, नीचे वाला जो मेजर आपने खुद बनाया वो एक्सप्लिसिट रहेगा। डिफरेंस समझ में आया? ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज इम्प्लिसिट मेजर्स, व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेजर्स। क्लियर है ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इजी है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना पक्का? नहीं समझता है तो बोलो तुरंत, हाँ सिर्फ हाँ मत बोलो। कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझता तो तुरंत बोलो कि ये पार्ट नहीं समझा, ये कंसेप्ट नहीं समझा हमें। हमने क्या कंसेप्ट देखा? कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स, इम्प्लिसिट मेजर्स, एक्सप्लिसिट मेजर्स। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, एक्चुअली बना के देखो। जो हमने बनाए ना यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस का कॉलम लेके आए हम रिलेटेड फंक्शन यूज करके, तो लेके आओ सेल्स टिकट, सेल्स के टेबल के अंदर। देन रेवेन्यू का एक कॉलम बनाओ, उसके थ्रू मेजर्स बनाओ। जो मेजर हमने यहाँ पे बनाए, दो मेजर बनाए हमने, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू। तो कल के लेक्चर के लिए आप ये दो मेजर्स बनाओ एंड ये दो कैलकुलेटेड कॉलम्स आप बनाओ खुद से। देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। जब तक आप करोगे नहीं खुद से तब तक नहीं समझेगा। ठीक है, कल हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे प्लस एक्चुअली जो ये विजुअलाइजेशन है उसकी भी एक डिटेल में देखेंगे कि ये बार चार्ट, कॉलम चार्ट्स, इनको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, इनको कैसे समझना है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमें कौन से चार्ट यूज करने हैं, सिनेरियो कैसे रहेंगे उसके ऊपर, ये भी हम देखेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक?